हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो डायनासोर्स जो थे 15 से 20 करोड़ साल, और उनका एक्सटिंक्शन मोस्ट लाइकली इसलिए हुआ था क्योंकि एक एस्टेरॉइड आके मेक्सिको के एरिया पे या नॉर्थ अमेरिका में हाँ आके हाँ strike हाँ। किया था। तो वो डायनासोर्स पूरी तरह से उसमें एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, और ह्यूमन बींग्स के उस टाइम जो एंसेस्टर्स थे, जो मैमल्स के एंसेस्टर्स थे, वो क्यों सर्वाइव कर गए? और मतलब क्या आपको लगता है डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन नहीं होता तो शायद होते भी ना यहाँ पे? देखें, जो मैमल्स थे उस टाइम वो बिल्कुल रोडेंट्स की तरह छोटे छोटे जानवर थे जो कि जमीन के नीचे रहते थे, खोए बना के, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो पौधों की या उनकी जड़ें खाते हों, उनकी खुराक जड़ों में हो। ठीक है। अब हुआ क्या कि जब एस्टेरॉइड स्ट्राइक किया तो एक दफा तो जब वो स्ट्राइक किया तो एक जलजला आया बहुत बड़ा, और जारी बात है जिधर वो मैक्सिको वाली जगह पे स्ट्राइक किया होगा तो क्या हुआ होगा वहां पे, कि वहां पे पत्थर और सारा कुछ उठा होगा एक दफा। यानी आप समझ लें कि दुनिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है उससे कोई 1000 टाइम्स ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया होगा। ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद सुनामी आ गया। जाहिर बात है, अब इतना बड़ा अर्थक्वेक तो सुनामी पैदा करेगा। सुनामी भी ऐसा कि उसकी लहरें शायद पता नहीं कितनी दिनों तक बार बार घूमती रही हों पूरे ग्लोब के ऊपर। एक तरफ से लहर जाती होगी तो वापस वो पूरी जमीन का चक्कर लगा के दूसरी तरफ से वापस आती होगी। इतनी बड़ी, इतना बड़ा सुनामी होगा। ठीक है। फिर तीसरी बात यह है कि जाहिर बात है कि अब कुछ हाई प्लेसेस के अंदर ऐसे रोडेंट्स वगैरह, रोडेंट टाइप के मैमल्स रहते होंगे जहां पे सुनामी उस तरह से इफेक्ट नहीं कर सका होगा। ठीक है। फिर एक और भी बात हुई कि जो एस्टेरॉइड स्ट्राइक की वजह से सारे के सारे वॉल्केनोज जो हैं जमीन के वो फट गए। जाहिर बात है उसका जो इफेक्ट है वो तो मांटल तक गया होगा ना, जमीन के क्रस्ट तक तो वो एनर्जी नहीं होगी, वो तो मांटल में भी डिपॉजिट हुई होगी जाके। जब मांटल में डिपॉजिट हुई होगी तो क्या हुआ होगा कि सारे के सारे जो हैं वो अर्थ जो वॉल्केनोज थे वो फट गए। अब वॉल्केनोज फटने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें जो हैं वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। अब उन एक तो बात यह है कि फिर जब ये शॉक वेव आई होगी, शॉक वेव की वजह से ही सब कुछ जल गया होगा। पौधे या दरख्त जितने भी हैं सबको आग लग गई होगी। एक तो वॉल्केनिक eruptions की वजह से, दूसरी तरफ इतनी हाई एनर्जी शॉक वेव थी कि उसने पहले एक दफा जब शॉक वेव लगी तो उसने सारे हवा को एक दफा परे कर दिया होगा। जब वापस हवा इतनी ज्यादा स्पीड से वापस आई होगी तो आग लग गई होगी। अब तो सारी की सारी वेजिटेशन जमीन की खत्म हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद काम क्या शुरू होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमोसफेयर में ऊपर उठती है तो वो क्या होती है, वो जो सोलर रेडिएशन है उसको अंदर आने ही नहीं देती। ठीक है। जब भी दुनिया में कोई मेजर वॉल्केनिक eruptions होती हैं तो सबसे ठंडे विंटर्स आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो जब एटमोसफेयर में आती है तो वो क्या करती है कि वो रेडिएशन को जमीन तक नहीं आने देती। एटमोसफेयर ठंडा हो जाता है, उसकी वजह से फिर क्या होता है, विंटर बहुत ठंडा हो जाता है, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जो एक सिंपल सी बात है वो ये हुआ होगा कि इसके बाद एकदम आइस एज आ गई होगी। तो जो डायनासोर्स हैं, एक तो वो इतने बड़े थे, जितना बड़ा जानवर है उसको खाने के लिए वो वेजिटेशन पे उतना डिपेंड कर रहा है। अगर वो टायरानोसॉरस रेक्स था तो वो क्या है, वो बड़े बड़े जानवर खा रहा है। अब वो चूहे तो नहीं खा सकता। ठीक है। इंसान या जो मैमल्स होंगे उस टाइम वो तो चूहे टाइप के लाइफ फॉर्म्स होंगे, छोटे मोटे, तो वो उनको तो खा के गुजारा नहीं कर सकता ना। उसको तो बड़े जानवर चाहिए। जाहिर बात है जो एपेक्स प्रेडिटर है उसको बड़े बड़े जानवर ही, शेर जो है वो कम से कम भी कोई हिरन को खाएगा, वरना तो वो उससे बड़े जानवर ही खाता है। ठीक है। तो वो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि शेर चूहे खाने लगे और शेर जो है उस पर जिंदा रहे, ऐसा नहीं होता। तो जो टायरानोसॉरस था वो तो इससे बहुत बड़ा था, और बाकी के जो छोटे से छोटे भी जो प्रेडेटरी डायनासोरस थे वो शेर से बड़े थे। तो क्या हुआ जब उन, जाहिर बात है जिनको वो खा रहे थे वो सारे के सारे किस वजह से मरे, एक चीज की वजह से, वो चीज ये थी कि वेजिटेशन नहीं है। अब जाहिर बात है कि कुछ अरसे तक तो कॉप्सेस वगैरह इधर उधर पड़ी होंगी जो ये खा रहे होंगे, मगर एक बात है कि चलें फर्ज करें मैक्सिको में अगर आया तो चाइना जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बन रहा है। तो चाइना में जो डायनासोर्स होंगे वो उनको इमीडिएट फॉल आउट से तो नहीं मरे होंगे ना, वो तो फिर और चीजों से मरे होंगे, या फिर एटमोसफेयर के अंदर इतनी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आ गई जिससे वो मरे। अब सल्फर डाइऑक्साइड होती है हवा से हल्की और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है हवा से भारी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी जमीन के लो लाइंग एरियाज होंगे ना वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज्यादा मौजूद होगी और उसकी वजह से मरे होंगे डायनासोर्स।
जो थोड़े से हायर एरियाज होंगे उनके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन मौजूद होगी और फिर आपको पता है कि टेम्परेचर नीचे होगा। तो मैमल्स मोस्ट प्रॉब्ली इस सिचुएशन में कोई ना कोई एडवांटेज होगा जिस वजह से ये वो ये कर पाए होंगे सरवाइव, मगर डायनासोर्स नहीं कर पाए। तो अब ये नहीं पता कि जो ये वोल्केनिक eruptions की वजह से ये जो दो गैसें हैं ये इनके लिए कितनी ज्यादा टॉक्सिक होंगी। ठीक है, कई जानदार ऐसे होते हैं कि वो एक ही पॉइजन उनके ऊपर ज्यादा ज्यादा असर करता है, दूसरों पे काम करता है। तो एनी हो कोई ना कोई एडवांटेज जरूर होगा किसको, मैमल्स को और रेप्टाइल्स को, इवन के जो छोटे डायनासोर्स हैं इनको भी। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कैलामिटी के वेक में बड़े जानदारों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो वो इसलिए पहले एक्सटिंक्ट हो गए। देयर कुड बी स्वाथ ऑफ रीजंस, हमें नहीं पता कि क्या क्या एग्जैक्ट रीजंस होंगे, मगर ये बात खुद में ही काफ़ी है कि जो बड़े डायनासोर्स हैं वो इसके बाद सरवाइव नहीं कर पाए। तो वो यही हुआ होगा, वेजिटेशन ख़त्म हुई, जो बड़े डायनासोर्स का प्रे था उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, फिर जब वो प्रे मर गया तो फिर बड़े डायनासोर्स को भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो भी मर गए। तो जब वो भी मर गए तो फिर ये जो छोटे रह गए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई रोडेंट टाइप का स्पीशीज है तो चलें जी, ज़मीन की सरफेस तबाह भी हो गई है तो नीचे वो शायद कोई रूट्स खा रहे हैं या उसे वो स्कैवेंज, जो बड़े बड़े जानदार मर गए हैं उनको स्कैवेंज हो सकता है। एक डायनासोर मर गया तो वो तो शायद 6 महीने तक ही उसका कारकस पड़ा रहा हो वहां पे, तो उसको ही वो खाते रहे हों, या पहले सबसे बड़े मर गए फिर तो उससे छोटे वाले बाद में मरते रहे, कुछ 6 महीने साल तक थोड़े थोड़े मरते मरते मरते। तो ये जो सबसे छोटे जानवर जानदार हैं, हो सकता है ये उस टाइम ही कोई इस तरह का जानदार हो जो उनको भी खाता रहा हो। फिर प्लांट लाइफ भी जो कोई मतलब तबाह भी हुई हुई थी तब भी ये उसको खाते रहे, आहिस्ता आहिस्ता ये बच गए। फिर जाहिर बात है कि जब जब वो आइस एज वगैरह ख़त्म हुई, जब दोबारा ज़मीन ने अपने आप को रिवाइव किया, तो मैमल्स के लिए जो थी वो ज़मीन खुली थी, और जब ज़मीन खुली थी तो फिर क्या हुआ कि जी फिर मैमल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा फॉर्म्स में डाइवर्सिफाई हो गए। जब वो डाइवर्सिफाई हो गए तो ये आज हमारे सामने सारी सिचुएशन है जी। ठीक है जी। सर अगर मतलब अगर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट ना होते तो ह्यूमन बींग्स वो ना कर पाते हैं, क्योंकि मैमल्स शायद आगे ऊपर ही आ पाते सरफेस पे, डायनासोर्स। आप ऐसे आपको लगता है कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन जरूरी था फॉर ह्यूमन बींग्स टू कम अबाउट? हाँ बिल्कुल 100%। जाहिर बात है कि अगर वो डोमिनेंट स्पीशीज रहे होते तो जाहिर बात है कि एवोल्यूशन का पाथ भी डिफरेंट होता। फिर हो सकता है ज़मीन पे कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज इवॉल्व हो जाता इस वक्त तक फिर भी, मगर जाहिर बात है वो ममालियन तो ना होता फिर। ठीक है, वी कैन नॉट से। तो इसलिए एक एक फेटफुल इवेंट है वो भी, जो कि हमारी एवोल्यूशन में भी जिसने मदद दी है। हाँ जी, तो वकील मोहंगा साहब जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो व्हाई हाउ एंड व्हाई डिड लाइफ इवॉल्व सच दैट इट स्टार्टेड फ्लाइंग, प्लीज आंसर। देखें अब इस बारे में भी एक है, जो डायनासोर्स हैं छोटे ये दरख्तों पे डायनासोर्स की कोई ऐसी फॉर्म थी जो रहती थी, और आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या किया, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाने वाले, एक पूरी नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री है इस बारे में। तो ये जो एवियन डायनासोर हैं, जो कि छोटे डायनासोर थे, ये इनकी हॉलो बोन्स होती हैं जो कि हल्की होती है दूसरी बोन से। हमारे जिस्म में बाजुओं की बोन्स जो हैं ये 4 आर्म्स की ये हॉलो हैं, मगर सारी बोन्स हमारी हॉलो नहीं है। टांगों की बोन्स जो हैं वो अंदर से मतलब जो है सॉलिड भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इनकी जो बोन्स हैं वो हॉलो होती हैं, ख़ासतौर पर जो इनके विंग्स की बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हल्की होती हैं, जिस वजह से फिर ये इनको उड़ने में भी मदद मिलती है। तो जाहिर बात है कि ये पहले पहल तो ऐसे ही उड़ते होंगे कि एक जगह से उड़ के थोड़ा सा जंप लगा के दूसरी जगह चले गए, या एक दरख्त ऊंचे से जंप लगा के दूसरे पे चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लाइट लंबी से लंबी होती गई होगी, लंबी होते होते एक वक्त ऐसा आया कि ये बाकायदा उड़ने लगे। और जब एक दफ़ा फ्लाइट इन्वेंट कर ली एवोल्यूशन ने, तो फिर जाहिर बात है फ्लाइट का एडवांटेज तो फिर देखें, सबसे ज़्यादा प्रेडेटर्स के खिलाफ जो सेफ होते हैं वो परिंदे होते हैं। उनको कोई उकाब या बाज ही हो तो वही ऊपर से करेगा, और वो कम तादाद में होते हैं, वो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है यही सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं। आप देखें एक चीज़, आप स्कैवेंजर्स को भी अगर देखें तो फ्लाइंग स्कैवेंजर जो है वो सबसे सक्सेसफुल है। कैसे कि किसी जगह किसी जानवर की लाश कोई पहाड़ी की चोटी पे भी मर गया है, जहाँ पे कोई और जानदार उसे खाने नहीं जा सकता,
गिद्ध उधर पहुंच जाएंगे, वो उसे खा लेंगे, कव्वे पहुंच जाएंगे, वो खा लेंगे। इसलिए फ्लाइट जो है, जैसा एडवांटेज फ्लाइट देती है, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी और चीज ने ऐसा एडवांटेज दिया होगा। तो चलें सिड, ठीक है, फिर आप मुझे दें इजाजत। ठीक है जी, Have a good day. Thanks for explaining. चलें जी, ठीक है, थैंक यू, ओके। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।